Hello friends, welcome to my channel. This is the seventh video of our GFR 2017 series. This is a continuation of our previous video wherein we discussed few important MCQ based on chapter 2 and today's question are also based on chapter 2 of GFR only. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का जो पहला क्वेश्चन है, which of the following statement are true with relation to expenditure sanction? ऑप्शन ए है सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ प्रोविजंस एज कंटेंट इन द DAPR all rules, sanction or orders shall come into force from the date of issue unless any other date from which they shall come into force is specified therein. तो ऑप्शन ए बोल रहा है. अच्छा, अब से इससे पहले जो था ना प्रीवियस वीडियो तक हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि एक्सपेंडिचर सैंक्शन देने से पहले सैंक्शनिंग अथॉरिटी को किस चीज़ का ध्यान रखना है. हमने फाइनेंशियल प्रोप्राइटी के बारे में भी पढ़ा और कंट्रोलिंग ऑफिसर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सपेंडिचर सैंक्शन से रिलेटेड उसके बारे में भी पढ़ा. अभी का जो क्वेश्चन है ये बेस्ट है कि जो एक्सपेंडिचर सैंक्शन है वो किस डेट से इफेक्टिव होगा. ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन है ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन ए का ये रूल 27 ऑफ GFR पे बेस्ड है जिसमें ये मेंशन है कि इफ जो एक्सपेंडिचर सैंक्शन किस डेट से लागू होगा. तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि कोई भी सैंक्शन एक्सपेंडिचर सैंक्शन है जिस डेट में उसका सैंक्शनिंग अथॉरिटी साइन करेंगे उसी डेट से वो लागू होगा. इसका एक्सेप्शन है कि अगर उस सैंक्शन के अंडर ही मेंशन्ड है कोई पर्टिकुलर डेट लागू होने का तो कोई भी डेट में वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसको साइन करे उस सैंक्शन के अंडर जो डेट लिखा हुआ है उसी डेट से वो लागू होगा. होप आपको ये क्लियर है. ऑप्शन बी पे चलते हैं. Order sanctioning the creation of temporary post in addition to the sanctioned duration should invariably specify the date from which it is to be created. ये जो ऑप्शन भी है ये क्रिएशन ऑफ टेम्पररी पोस्ट के ऊपर है. ये रूल 27 का पारा 2 है. जो टेम्पररी आपको पता होगा ना टेम्पररी पोस्ट और परमानेंट पोस्ट क्या होता है. परमानेंट पोस्ट होता है जिसको कोई एक पर्टिकुलर पे स्केल में अनलिमिटेड पीरियड के लिए सैंक्शन मिला हुआ है और ये जो टेम्पररी पोस्ट है वो पर्टिकुलर ग्रेड पे में एक लिमिटेड पीरियड के लिए उसका सैंक्शन रहता है. मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैन पावर कम है तो उसमें टेम्परेरी बेसिस पे वो क्या करते हैं कि 4 साल 5 साल के लिए कुछ पोस्ट क्रिएट करते हैं उसको टेम्परेरी पोस्ट बोला जाता है. तो ऑप्शन बी बोल रहा है कि जो टेम्परेरी पोस्ट क्रिएट होने का सैंक्शन है उसमें क्या है जो सैंक्शन ड्यूरेशन भी मेंशन होगा और किस डेट से वो इफेक्टिव होगा ये भी मेंशन होगा. सिंपल सी बात है. जो टेम्पररी पोस्ट का ड्यूरेशन सपोज 5 साल के लिए टेम्पररी पोस्ट क्रिएट हो रहा है तो सैंक्शन में उसका ड्यूरेशन मेंशन होगा और फिर कौन सा डेट से वो पोस्ट क्रिएट होगा वो भी मेंशन होगा. ऑप्शन बी यही बोल रहा है. ऑप्शन सी जो है ये रूल 38 के ऊपर मेंशन्ड है. ये वो इसमें कुछ स्पेशल पावर के बारे में बोला हुआ है रिलेटिंग टू फॉरेस्ट एंड जो नेचुरल रिसोर्स है उसका अलॉटमेंट के ऊपर है. तो ये बोल रहा है कि अनलेस द पावर इज डेलीगेटेड बाय और अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट नो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी विदाउट दैट कंसेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री issue an order which involves any grant of land, assignment of revenue, lease of or license of mineral or forest rights or rights to water power or involves relinquishment of revenue in any way. इसका मतलब ये है बोल रहा है कि अगर DAPR में कोई सबऑर्डिनेट अफसर अथॉरिटी है उसको पावर नहीं मिला है या फिर प्रेसिडेंट स्पेसिफिकली कोई चीज को अप्रूव नहीं किया है तो किस रिलेशन में कि ग्रांट ऑफ लैंड, लीज, लाइसेंस ऑफ मिनरल और फॉरेस्ट राइट और राइट टू वाटर पावर एटसेट्रा इसके ऊपर अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है DAPR में या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा अलग से कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है तो इन दैट केस क्या है सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को फाइनेंस मिनिस्ट्री से कॉन्सेंट लेना पड़ेगा. किस रिलेटेड में अगर जो लैंड ग्रांट ऑफ लैंड, असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू, लीज ऑफ लाइसेंस और ऑफ मिनरल और फॉरेस्ट राइट एटसेट्रा इसके लिए. ठीक है. तो ये तीनों के तीन स्टेटमेंट करेक्ट है तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन डी एंड डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विथ रिलेशन टू लैप्स ऑफ सैंक्शन. अब हमने पढ़ा कि सैंक्शन कब से इफेक्टिव होगा होगा अभी हम आ गए हैं कि लैप्स ऑफ सैंक्शन के बारे में. सैंक्शन किस केस में लैप्स हो जाएगा.
ये जो क्वेश्चन है ये रूल 30 ऑफ जीएफआर पे बेस्ड है। मैं रूल्स आपको बता दे रहा हूँ, तो आपका ताकि आपके बैक ऑफ माइंड वो रूल्स भी याद रह जाए जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो ये क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है कि ए सैंक्शन फॉर एनी फ्रेश चार्ज अनलेस इट इज स्पेसिफिकली renewed lapse if no payment in whole or part has been made during a period of 12 months from the date of issue. A sanction for any fresh charge. Fresh charge क्या होता है? Fresh charge is a order for expenditure. और मतलब एक नया ऑर्डर इशू हुआ है फॉर फ्रेश एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड ए फ्रेश चार्ज। तो ये बोल रहा है कि कोई भी सैंक्शन है जो फ्रेश चार्ज का सैंक्शन है, अगर उसको रिन्यू नहीं किया जाए और उसमें का उसका जो पेमेंट भी नहीं हुआ है, फुल पेमेंट या फिर हाफ पेमेंट नहीं हुआ है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, देन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, तो वो लैप्स कर जाएगा। इसका मतलब कोई भी सैंक्शन है उसका जो वैलिडिटी पीरियड 12 मंथ है, अगर उसका पेमेंट नहीं हुआ है, फुल पेमेंट हो या पार्ट पेमेंट हो वो 12 मंथ के अंदर होना पड़ेगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आफ्टर आफ्टर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स वो सैंक्शन लैप्स कर जाएगा। वो तो लैप्स करने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से रिन्यू करना पड़ेगा। ऑप्शन ए बोल रहा है। तो आज इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द पीरियडिसिटी फॉर लैप्स ऑफ ए सैंक्शन ऑफ एनी फ्रेश चार्ज, तो उसमें क्या होगा, आंसर 12 मंथ्स होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सैंक्शन का वैलिडिटी पीरियड कितना है, सैंक्शन का वैलिडिटी पीरियड 12 मंथ्स है। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन बी में। इफ द करेंसी ऑफ द सैंक्शन इज मेंशन्ड इन द डिपार्टमेंटल रेगुलेशन और इज स्पेसिफाइड इन द सैंक्शन इटसेल्फ, इट शैल लैप्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड। अच्छा, ऑप्शन ए बोल दिया कि कोई भी सैंक्शन है प्रेस चार्ज का वो 12 महीने में लैप्स कर जाएगा अगर उसका पेमेंट नहीं हुआ है, पार्टली या फुल्ली। लेकिन ऑप्शन बी ये बोल रहा है कि जो सैंक्शन है अगर उसका करेंसी पीरियड डिपार्टमेंटल रेगुलेशन में मेंशन है या फिर वो सैंक्शन के अंदर ही मेंशन है कि ये जो सैंक्शन है 2 साल के लिए वैलिड रहेगा, 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, इन दैट केस वो सैंक्शन 12 मंथ का पीरियड लैप्स होने के बाद खत्म होने के बाद लैप्स नहीं करेगा, वो सैंक्शन स्टिल वैलिड रहेगा। ऑप्शन सी बोल रहा है इफ देयर इज अ प्रोविजन इन द सैंक्शन मेंशनिंग दैट द एक्सपेंडिचर वुड बी मेड फ्रॉम द बजट डिवीजन ऑफ ए provision of a specified financial year, it's a lapse at the close of that financial year. ओके, पहला हो गया सिंपल, 12 महीने के बाद अगर 12 महीने के अंदर अगर कोई पेमेंट नहीं हुआ है तो 12 महीने के बाद वो सैंक्शन लैप्स कर जाएगा। दूसरा है कि अगर डिपार्टमेंटल जो रेगुलेशन है उसमें मेंशन है पीरियडिसिटी ऑफ द सैंक्शन, या फिर वो सैंक्शन के अंदर मेंशन है पीरियडिसिटी ऑफ द सैंक्शन, तो उस पार्टिकुलर पीरियड खत्म होने के बाद वो सैंक्शन लैप्स करेगा। और तीसरा ये बोल रहा है कि अ, अगर उस सैंक्शन में मेंशन है कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर के बजट प्रोविजन में वो खर्चा होगा, तो उस फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर वो सैंक्शन खत्म कर हो जाएगा। सपोज अभी 24-25 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो एक सैंक्शन दिया हुआ है कि इसका जो एक्सपेंडिचर है वो इसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का बजट प्रोविजन से मेट होगा। तो जब फाइनेंशियल ईयर 24-25 खत्म हो जाएगा तो ये सैंक्शन ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाएगा। ऑप्शन डी बोल रहा है इन द केस ऑफ परचेस ऑफ स्टोर ए सैंक्शन शैल नॉट बी लैप्स्ड if tenders have been accepted in case of local direct purchase of stores or indent has been placed in case of central purchase wherein the period of 1 year of day within the period of 1 year of the date of issue of such sanction. Okay, हमारा जो परचेस होता है ना, जो प्रोक्योरमेंट होता है वो एलपी भी होता है, लोकल परचेस भी होता है और सेंट्रली भी प्रोक्योर होता है। सपोज कोई चीज का परचेस के लिए हमने सैंक्शन ले लिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमें पता है वो 12 महीने के लिए वो सैंक्शन वैलिड है, हमने क्या किया वो 12 महीने के अंदर हमने एक टेंडर फ्लोट कर दिया, 12 महीने के अंदर टेंडर फ्लोट कर दिया, किसके लिए, लोकल परचेस के लिए। तो इन दैट केस वो जो वंस टेंडर फ्लोट हो गया तो वो जो सैंक्शन है वो एक साल के अंदर लैप्स नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हम सेंट्रली प्रोक्योर कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि जब उसके लिए इंडेंट प्लेस कर दिए उस मतलब पार्टिकुलर परचेस के लिए हमने इंडेंट प्लेस कर दिया। ये इंडेंट और ये जो टेंडर्स है ये हम पढ़ेंगे जीएफआर में आगे जाके।
तो अभी आप इतना याद रखिए कि लोकल परचेस में है, वंस टेंडर प्लेस हो गया तो सैंक्शन लैप्स नहीं होगा विद इन 1 ईयर, बट वो टेंडर विद इन 1 साल के अंदर ही प्लेस होना चाहिए। और सेंट्रल प्रोक्योरमेंट के लिए जो इंडेंट है वो प्लेस हो गया तो वो सैंक्शन लैप्स नहीं करेगा, प्रोवाइडेड वो इंडेंट 12 महीने के अंदर ही प्लेस हुआ है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने 4 स्टेटमेंट पढ़ा और चारों के चारों करेक्ट है, तो हमारा आंसर रहेगा ऑल आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। ये बोल रहा है कि द प्रोविजन ऑफ लैप्स ऑफ सैंक्शन मेंशन्ड इन रूल 30 विल नॉट बी एप्लीकेबल टू एनी सैंक्शन फॉर एडिशन टू ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मेड फ्रॉम ईयर टू ईयर बेसिस बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हमने जो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया लैप्स ऑफ सैंक्शन के बारे में, जो 4 स्टेटमेंट थे, वो जो स्टेटमेंट है वो लागू नहीं होगा किस पे, अगर any sanction for addition to a permanent establishment meant from year to year basis by a competent authority। कोई भी परमानेंट पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट हो रहा है ईयर टू ईयर बेसिस पे, तो उस पे जो 1 ईयर वाला क्लॉज लागू नहीं होगा, वो सैंक्शन जो लैप्स होने वाला 1 ईयर वाला क्लॉज है वो लागू नहीं होगा। क्लियर। अभी ऑप्शन बी में चलते हैं। ए सैंक्शन फॉर फ्रेश चार्ज विल नॉट लैप्स इवन इफ द पेमेंट इन पार्ट और फुल इज नॉट मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये वाला तो गलत है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर 12 महीने के अंदर पेमेंट नहीं हुआ कोई भी एक सैंक्शन का, आप फुली या पार्टली, तो वो ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाएगा। और उसका जो एक्सेप्शन है वो तो हमने पढ़ लिया। तो ये जो ऑप्शन ऑप्शन बी है ये गलत है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि सैंक्शन फॉर एन अलाउंस सैंक्शन फॉर ए पोस्ट ऑफ और फॉर ए क्लास ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट बट नॉट ड्रॉन बाय द ऑफिसर कंसर्न शैल नॉट लैप्स। अच्छा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, उसको टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अलाउंस सैंक्शन करता है। कैसे? जैसे कि हो गया हमारा जो ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है सीनियर ऑडिटर के लिए, ठीक है। ये क्या है? वन टाइम सैंक्शन है। ये नहीं कि हर बार सैंक्शन आएगा और हर बार उसको मतलब लैप्स कर जाएगा, ऐसा नहीं है। वंस आप वो अलाउंस के लिए ऑथराइज्ड हो, आप उस पर्टिकुलर ईयर में उसको मतलब क्लेम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो दूसरे फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। पर अगर उसका एक कोई पीरियडिसिटी है तो आपको टाइम बार सैंक्शन लेना पड़ सकता है, बट वो आपको मिलेगा, आपका जो एंटाइटलमेंट है वो मिलेगा। ये ऑप्शन सी यही बोल रहा है कि कोई भी अलाउंसेस है जो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ऑथराइज्ड है, वो लैप्स नहीं करता है, उसको बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिव डेट से दिया जा सकता है। होप ये तीनों स्टेटमेंट आपको क्लियर है। और हमने ये देखा कि ऑप्शन बी जो है वो गलत है, तो इसका आंसर ओनली ऑप्शन बी होना चाहिए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के वीडियो में हम 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। और इसमें क्या था कि जो इफेक्टिव कब होगा सैंक्शन उसके बारे में पढ़े, सैंक्शन किस केस में लैप्स होगा उसके बारे में पढ़े, और ये जो रूल 30 है लैप्स ऑफ सैंक्शन वो किस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा वो भी पढ़े। इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखते हैं, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर करिए। फिर नया वीडियो के साथ कल मिलूंगा। गुड बाय।